तो बच्चों आज हम पढ़ेंगे बैंक से हुए व्यवहारों का नकल बही कैसे किया जाता है। कक्षा 12वीं से हम पढ़ेंगे। हम पढ़ रहे हैं नकल बही, पंजी प्रविष्टि, रोजनामाचा, जर्नल एंट्री कैसे बनाया जाता है। तो हमने अब तक नॉर्मल खरीदी बिक्री के व्यवहारों का लेखा किया है। अब हमें पढ़ने हैं बैंक के साथ हमारा व्यवहार होता है, बैंक के साथ हमारा लेन देन होता है, तो हम उसका नकल बही कैसे करते हैं। तो इससे पहले हमें यह जानना होगा कि इस व्यवहार में कैसा एंट्री होगा, यह जानना है। ठीक है। बैंक में नगद रुपया जमा करने पर एंट्री क्या होता है। तो बैंक में नगद रुपया, आपका पेज नंबर रहेगा 112। बैंक में रुपया नगद जमा करने पर क्या होता है, बैंक खाते में जमा कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, बैंक खाते में जमा कर रहे हैं, तो हो जाएगा बैंक खाता विकलन। ठीक है। और कौन जमा कर रहा है, तो हमारा रोकड़ जमा हो रहा है, तो रोकड़ खाता से हम जमा कर रहे हैं, रोकड़ खाता से। तो बैंक में नगद रुपया जमा करने पर बैंक खाता विकलन रोकड़ खाता से। बैंक में स्थायी रुपया जमा करने पर स्थायी जमा खाता विकलन रोकड़ खाता से। ग्राहक से प्राप्त चेक, बैंक ड्राफ्ट आदि बैंक में जमा करने पर, ग्राहक से प्राप्त चेक, बैंक ड्राफ्ट आदि बैंक में जमा करने पर, मान लो मैं एक व्यापारी हूं, किसी ग्राहक ने मुझे चेक दिया, उस चेक को मैं बैंक में जमा कर रहा हूं, तो होगा बैंक खाता विकलन ग्राहक खाता से। ग्राहक का नाम आ जाएगा, अगर ग्राहक मोहन है तो मोहन खाता से या मोहन से आ जाएगा। जब चेक प्राप्त होने की तिथि पर उसे जमा नहीं किया जाता हो, हमें चेक तो प्राप्त हो गया है, लेकिन हम उस चेक को बैंक में भुनाने के लिए जमा नहीं कर पाए हैं, बैंक में जमा नहीं कर पाए हैं, तब होगा उसे हम क्या मान लेंगे, उस चेक को हम रोकड़ मान लेंगे। हमें प्राप्त हो रहा है, तो हमें चेक के बदले में हम क्या प्राप्त हो रहा है, रोकड़ प्राप्त हो रहा है, तो हम लिखेंगे रोकड़ खाता विकलन ग्राहक से, जो भी नाम रहेगा ग्राहक का। ठीक है। जब चेक प्राप्त होने की तिथि के बाद किसी तिथि पर जमा किया गया हो, 3 कंडीशन हुए, एक हमें प्राप्त हो और हम जमा कर दिए, तब होगा बैंक खाता विकलन ग्राहक खाता से। ठीक है। उसके बाद उस तिथि को हम जमा नहीं कर पाए, तो होगा रोकड़ खाता, हमें प्राप्त हो रहा है, हम बैंक में जमा नहीं कर रहे हैं, हमें हमारे पास है अभी वो चेक, तो हो जाएगा रोकड़ खाता विकलन बैंक खाता ग्राहक खाता से। अब उस तिथि को छोड़कर, जिस तिथि में हमें चेक प्राप्त हुआ है, उस तिथि को छोड़कर दूसरे दिन हम अगर चेक को बैंक में जमा करते हैं, तो क्या कंडीशंस रहेंगे। तो बैंक खाता में जमा करें, मतलब बैंक खाता विकलन रोकड़ खाता से। हमारे पास अगर चेक 1-2 तारीख या 1-2 दिन रुक जाता है, तो वो चेक ना होकर के रोकड़ हो जाता है, तो रोकड़ खाता से। इस कंडीशंस को आपको ध्यान में रखने हैं। व्यापार हेतु बैंक से रुपया निकाला गया हो, तो व्यापार हेतु हम अगर व्यापार हेतु बैंक से रुपया निकाले हैं, ध्यान देना इस चीज को, व्यापार हेतु अगर हम बैंक से पैसा निकालते हैं, तो वो होता है रोकड़ खाता विकलन। मुझे मिल रहा है रोकड़, क्या मिल रहा है, रोकड़ मिल रहा है, तो रोकड़ खाता विकलन कहां से, तो बैंक खाता से निकाले हैं। कहां से निकाले हैं, बैंक खाता से निकाले हैं। समझ में आया। अगर हम व्यापार हेतु बैंक से पैसा निकालते हैं, तो वो रोकड़ खाता विकलन बैंक खाता से होता है। अब जस्ट अपोजिट, अगर हम निजी प्रयोग के लिए, अपने कुछ निजी प्रयोग के लिए बैंक से पैसा निकालते हैं, तो आहरण खाता विकलन बैंक खाता से हो जाता है। ठीक है। चेक द्वारा भुगतान किया गया हो, तो हमने अगर किसी को चेक से भुगतान किया है, मान लो अगर हमने राम को भुगतान किया है, तो राम विकलन बैंक खाता से राम को चेक दिया। अगर हम चेक से भुगतान करते हैं किसी व्यक्ति को, तो हम उस व्यक्ति का नाम ऊपर विकलन लिखेंगे और बैंक खाता से लिखेंगे। इस चार्ट को एक बार और आप पढ़ेंगे, मैं आपको जर्नली तौर पर इसे समझाने का प्रयास कर रहा हूं, और आप अगर इसे अच्छे से पढ़ते हैं तो और आपके दिमाग में अच्छा से आएगा।
अगर हम व्यापारिक व्ययों का भुगतान चेक से करते हैं, जैसे कि वेतन, कमीशन, इस प्रकार के, तो होता है वेतन खाता विकलन बैंक खाता से। खरीदे गए माल का भुगतान अगर हम चेक से करते हैं, तो क्रय खाता विकलन बैंक खाता से हो जाएगा। मतलब कि प्रॉपर जगह में हम जहां रोकड़ उपयोग करते थे वहां पर बैंक आ जाएगा, क्योंकि बैंक से ही चेक भुनाया जाएगा, इसलिए बैंक आ जाता है। ठीक है। खरीदी गई संपत्ति का चेक से भुगतान करने पर संपत्ति खाता विकलन बैंक खाता से। बैंक से ऋण लिया गया हो तो रोकड़ खाता विकलन बैंक खाता से हो जाएगा। नगद साख ऋण रोकड़ खाता विकलन बैंक खाता से। बैंक द्वारा ऋण पर ब्याज लगाया गया हो तो ब्याज खाता विकलन बैंक खाता से। बैंक द्वारा बैंक व्यय वसूल किया गया हो तो बैंक व्यय खाता विकलन बैंक खाता से। बैंक द्वारा जमा राशि पर ब्याज दिया गया हो तो बैंक खाता विकलन ब्याज खाते से। ठीक है। बैंक में जमा किए गए चेक अप्रतिष्ठित हो गए हो तो, हम कोई चेक बैंक में जमा किए हैं, अप्रतिष्ठित का मतलब है बाउंस होना। आप लोग जनरली सुने होंगे कि हमारा चेक बाउंस हो गया। बाउंस होने का मतलब यह होता है कि जिस चेक को आपने जमा किया था और अपने अकाउंट, उस चेक की राशि को अपने अकाउंट में ट्रांसफर करने के लिए बैंक को आदेशित किया था, उस सामने वाले चेक देने वाले के अकाउंट में पैसा ना होना, तब ये स्थिति आती है। जैसे कि किसी ने हमें चेक दिया है अपने अकाउंट से पैसा कटवा लेने के लिए, लेकिन उसके अकाउंट में पैसा ही नहीं है, तो वो बाउंस हो जाता है, यानी कि हमारे भाषा में अप्रतिष्ठित कहा जाता है। इंग्लिश में कहा जाता है उसे चेक का बाउंस होना, और हमारे इस भाषा में कहा जाता है, अकाउंट भाषा में कहा जाता है अप्रतिष्ठित होना। ठीक है। तो जब अप्रतिष्ठित हो जाता है बैंक से चेक, अब बाउंस हो जाता है, तब हम क्या करते हैं, ग्राहक विकलन बैंक खाता से। जिस ग्राहक ने हमें वो चेक दिया है उस ग्राहक का नाम हम ऊपर मेंशन कर देंगे विकलन करके, और हम बैंक खाता से लिख देंगे। जारी किया गया चेक अप्रतिष्ठित हो तो, हमने जो चेक जारी किया है, अभी तो हमें जो चेक मिला था वो अप्रतिष्ठित हुआ है, हमने जो चेक जारी किया है वो अगर अप्रतिष्ठित हो जाता है, बाउंस हो जाता है, तो हम लिखेंगे बैंक खाता विकलन लेनदार खाते से। प्राप्त चेक का बेचान किया गया हो तो, प्राप्त चेक का बेचान मतलब समझ में आया आप लोगों को? जैसे कि मुझे प्राप्त, किसी ग्राहक ने क्या किया है, मुझे दिया है। क्या किया है ग्राहक ने, जैसे मुझे दिया, मुझे लिख देते हैं सीधा यहां पर, उसे बेचान करना। बेचान करना मतलब किसी दूसरे से प्राप्त चेक, ध्यान देना इस चीज को, चेक का बेचान करना मतलब होता है किसी दूसरे से प्राप्त चेक को किसी तीसरे व्यक्ति के नाम पर ट्रांसफर करना, वो कहलाता है बेचान करना। तो ये हो जाएगा तीसरा व्यक्ति। इस प्रकार से ग्राहक ने मुझे दिया और मैंने तीसरे व्यक्ति को दे दिया, वो कहलाता है बेचान करना। लेनदार खाता विकलन ग्राहक खाते से, जो हमें लेने वाले थे, हमारा लेनदार है, उसका नाम हम ऊपर विकलन करके लिख देंगे, और जो हमें देनदार था उसका नाम हम नीचे लिख देंगे, हमारा कोई इसमें नहीं होता। ठीक है। किसी ग्राहक द्वारा सीधे बैंक में राशि जमा करने पर, कई बार क्या होता है, ग्राहक हमें चेक देता है, कई बार ये होता है कि भाई मैं आपके अकाउंट में डलवा दूंगा, ऐसा होता है। तो किसी ग्राहक द्वारा सीधे बैंक में राशि जमा करने पर बैंक खाता विकलन ग्राहक के खाते से। 14 नंबर का है, बैंक द्वारा व्यापारी की ओर से सीधा भुगतान। कई बार यह होता है कि व्यापारी की ओर से बैंक स्वयं भुगतान कर देता है, मतलब कि किसी बीमा के किस्तों का बैंक द्वारा भुगतान कर देना। हमारे बीमा के किस्तों को बैंक द्वारा भुगतान कर दिया जाता है, बैंक द्वारा व्यापारी की ओर से सीधा भुगतान, हमारे ओर से बैंक के द्वारा सीधा भुगतान कर दिया जाता है, जैसे कि बीमा का किस्त का भुगतान।
बैंक किस्त खाता विकलन बैंक खाते से। तो इस प्रकार से मैंने आप लोगों को बैंक से होने वाले व्यवहार के एंट्री के बारे में बताया। तो इसी एंट्री को आपको अपने दिमाग में रखने हैं। जब हम क्वेश्चन बनाएंगे तो ये क्वेश्चन हमें बनाने में हमें मदद करेगा। मैं इसे मिटा देता हूं, एक क्वेश्चन बनाते हैं हम। जैसे 21 नंबर क्वेश्चन नंबर हम बनाएंगे 21। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम 21 बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 21 बनाएंगे तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, नकल बही का प्रारूप खींचना पड़ेगा। ठीक है, इस प्रकार से आप लोग जानते ही हैं इसमें क्या क्या आता है। तो इसमें आता है दिनांक, इसमें आता है विवरण, खाता पृष्ठांक, विकलन राशि, इसमें आता है समाकलन राशि। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 21 में हम जानते हैं मेसर्स कपड़ा व्यवसायी अग्रवाल ब्रदर्स की पुस्तकों में जर्नल प्रविष्टियां कीजिए। 2002 जनवरी 1। ठीक है, अब हम पहला जनवरी 1 का पढ़ते हैं। इसमें दिया है 20,000 रुपए नगद वे 25,000 रुपए के माल से व्यापार प्रारंभ किया। 20,000 रुपए नगद, तो रोकड़, खाता विकलन 20,000 रुपए। ठीक है, और माल खाता विकलन 25,000 रुपए। कहां से, तो पूंजी खाता से हो जाएगा टोटल 43,000। व्यापार प्रारंभ किया। ये हो गया पहला। हमारे पास था 20,000 रुपए का नगद और 25,000 रुपए का माल से हमने व्यापार प्रारंभ किया। अब आता है जनवरी 4। जनवरी 4, ठीक है, जनवरी 4 आता है। तो इसमें लिखा है जनवरी 4 में बैंक में नगद रुपया जमा किया। क्या किया, बैंक में नगद रुपया जमा किया। और मैंने आप लोगों को बताया है जब बैंक में नगद रुपया जमा किया जाता है तो हम लिखते हैं बैंक खाता विकलन रोकड़ खाता से। यही बताया है मैंने। तो मैंने बताया है बैंक में जमा कर रहे हैं तो बैंक खाता
विकलन रोकड़ खाते से कितना जमा किया जी? तो बताया है 10,000 रुपया जमा किया गया है। ये हम 10,000 लिख लेते हैं। यहां हम लिख देंगे ब्रैकेट में बैंक में नगद जमा किया, बैंक में नगद जमा किया। अब आता है जनवरी 6, सोहन से टाइपराइटर खरीदा व भुगतान चेक से किया। क्या किया? भुगतान हम जो है चेक से कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? कार्यालय सामग्री, हम यहां लिख सकते हैं कार्यालय सामग्री खाता विकलन कार्यालय सामग्री खाता विकलन बैंक खाते से। यह है जनवरी 6। हम लिखेंगे इसमें टाइपराइटर खरीदे हैं, कार्यालय सामग्री खाता विकलन बैंक खाते से। ठीक है, कितना हमने चेक जारी किया है? तो 12,000 रुपए का हमने चेक जारी किया है। कितने का? 12,000 रुपए का। चेक द्वारा भुगतान किया। ठीक है, अब आता है जनवरी 13 जनवरी, रमेश से चेक मिला। कितने का? 2,000 रुपए का। और जब रमेश से चेक मिलता है तो हम क्या एंट्री करते हैं जी? क्या एंट्री करते हैं? रमेश से चेक मिलता है तो हम पीछे देखे थे, रमेश से चेक मिला। तो हम लिखेंगे इसको रोकड़ खाता, हमने जमा नहीं किया है तो इसको हम लिखेंगे रोकड़ खाता विकलन रोकड़ खाता विकलन रमेश से। कितने का? 2,000 रुपए का। कितने का हुआ? तो चेक प्राप्त हुआ। क्या हुआ? चेक प्राप्त हुआ। ठीक है, जनवरी 15 को रमेश का चेक बैंक में जमा किया। क्या किया? रमेश का चेक बैंक में जमा किया। रमेश का जो चेक था उसको हमने बैंक में जमा किया है। अब देख, जब चेक प्राप्त होने की तिथि के बाद किसी दूसरे तिथि को 13 तारीख को हमें रमेश का चेक प्राप्त हुआ तो उसको हमने 15 तारीख को बैंक में जमा किया है। तब होगा ये बैंक खाता विकलन रोकड़ खाता से। हो जाएगा बैंक खाता विकलन रोकड़ खाते से। कितने का? 2,000 का चेक था, यहाँ पर ब्लैंक दिया है, लेकिन ब्लैंक क्यों भैया? तो हमारे पास 2,000 का चेक जमा किया, 2,000 का हम जमा करेंगे। ठीक है, ये हो गया। तो हम लिखेंगे प्राप्त चेक
बैंक में जमा किया, प्राप्त चेक बैंक में जमा किया। ठीक है, हम अगला देखते हैं। अगला है जनवरी 18। जनवरी 18 इधर ले लेते हैं हम। जनवरी 18, जनवरी 18 में दिया गया है किशोर से माल खरीदा। यहां पर बैंक का कोई संबंध नहीं है। किशोर से माल खरीदा तो ये उधार हुआ, नगद शब्द नहीं दिया गया, मतलब नाम के साथ में नगद शब्द नहीं दिया, मतलब उधार हो गया। तो क्या होगा इसमें, जनवरी 18 किशोर से माल खरीदा तो आएगा क्रय खाता विकलन किशोर से। कितने का माल खरीदे हम जी, तो हमने किशोर से माल खरीदा है 3000 रुपए का, तो ये 3000 रुपए और ये भी 3000 रुपए उधार माल खरीदा। क्या किया, उधार माल खरीदा। ठीक है, फिर से आता है क्वेश्चन में दिया है जनवरी 20 रमेश का चेक बैंक द्वारा अनादृत कर दिया गया। जो रमेश से प्राप्त हुआ चेक हमने उसको बैंक में जमा किया था, उस चेक को बैंक द्वारा अनादृत कर दिया गया है। और जब बैंक द्वारा चेक को अनादृत किया जाता है, चेक को बाउंस किया जाता है, तब क्या होता है, एंट्री हम देखते हैं तो इसमें दिया गया है तो होता है ग्राहक खाता विकलन बैंक खाता से। तो यहां पर आएगा तो ग्राहक कौन है जी, तो रमेश विकलन बैंक खाता से। कितने का चेक अप्रतिष्ठित हुआ है, तो 2000 रुपए का चेक बैंक से अप्रतिष्ठित हुआ। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। जनवरी 22 दिया गया है, हरि को माल बेचा। क्या किया, जनवरी 22 है, इसमें हरि को माल बेचा यानी कि उधार है, तो हम लिखेंगे हरि विकलन विक्रय खाता से। हरि को हमने कितने का माल बेचा है जी, तो हरि को हमने माल बेचा है 2500 रुपए का। कितने का, 2500 रुपए का माल बेचा है। हम यहां पर लिखेंगे उधार माल बेचा। क्या किया, उधार माल बेचा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। हरि से कुल भुगतान में 2380 रुपए प्राप्त हुआ है। कितना, हरि से हमें कुल भुगतान में कितना प्राप्त हुआ है, यहां पर बट्टा आएगा जी। ठीक है, तो हम देखते हैं हरि का है जनवरी 25। हरि से हमें प्राप्त होने थे 2500 रुपए, लेकिन हमें हरि से प्राप्त हुआ है 2380 रुपए, यानी कि 120 रुपए नगद बट्टा कहलाएगा। तो ये रहेगा रोकड़ में प्राप्त होगा, रोकड़ प्राप्त हो रहा है हरि से, तो रोकड़ खाता विकलन। तो रोकड़ में प्राप्त हो रहा है 2380 रुपए और हम बट्टा दे रहे हैं उसे, बट्टा खाता विकलन उसे दे रहे हैं 120 रुपए बट्टा दे रहे हैं। तो क्या कहां से प्राप्त हो रहा है हमें, तो हरि से। तो हम लिख देंगे यहां पर हरि से प्राप्त हो रहा है, तो हरि से पूरा कितना प्राप्त हो गया माना जाएगा, पूरा 2500 माना जाएगा। नगद प्राप्त
हुआ और बट्टा दिया। ठीक है, नगद प्राप्त हुआ और बट्टा दिया। ठीक है, 25 हो गया। अब हम आते हैं जनवरी 30। जनवरी 30 में हम आ जाते हैं। जनवरी 30 में क्या कहा जा रहा है हम देखते हैं। विविध व्यय नगद दिए 500 रुपए वे चेक द्वारा 300 रुपए दिए। ठीक है, तो यह आएगा विविध व्यय, विविध व्यय, विविध व्यय खाता विकलन, टोटल हो जाएगा 800 रुपए। ठीक है, तो क्या क्या चीज से, तो हमने नगद दिया है उसे 500 रुपए, तो हम रोकड़ खाता से 500 दिए हैं और बैंक से हमने दिए हैं, बैंक खाता से दिए हैं हमने उसे 300 रुपए। अब इस क्वेश्चन में हम को दोनों तरफ 81,800 और 81,800 आना चाहिए। ठीक है, तो इधर भी हो जाएगा 81,800, आप लोग काउंट करना 81,800। इस प्रकार से यह क्वेश्चन पूर्णतः बन गया है। जैसे कि कोई भी क्वेश्चन हो आपके बुक में उसके लिए दिशा निर्देश दिए रहते हैं। दिशा निर्देश को आप लोग अच्छे से पहले समझिए। आप चाहे तो बार बार पलटा करके देख भी सकते हैं, आपके पास सुविधा उपलब्ध है तो, ताकि आपको प्रैक्टिस करने में आसानी हो। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप बनाना चालू किए उसके बाद पीछे देखे नहीं। आप बनाना चालू किए उसके बाद अगर आपको कहीं पर कोई डाउट लगता है, आप कहीं पर रुक जाते हैं, तो आप बैक से पीछे से कुछ देख सकते हैं कि इसके अकॉर्डिंग क्या किया गया है। तो आप पहले अच्छे से कंठस्थ करें दिशा निर्देश, उदाहरण को आप अच्छे से पढ़ें, जो इससे संबंधित टिप्स दिए हैं उसको अच्छे से पढ़ें, उसके बाद बनाना चालू करें। ये बैंक व्यवहार था 21 नंबर का। आप लोग बाकी बैंक व्यवहार दिया गया उसको आपको बनाने हैं। ठीक है, और रही बात जीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी, इसको हम संभवतः अगर क्लास लगता है स्कूल में तब पढ़ेंगे, और नहीं लगता तो हम लास्ट में वीडियो के तहत ही पढ़ेंगे। लेकिन अगर क्लास लगता है तो हम जीएसटी को वहीं पर पढ़ेंगे, क्योंकि जीएसटी थोड़ा पेचीदा है और उसे समझाने के लिए आपको सामने में रहना, आप क्वेश्चन करना बहुत ही जरूरी हो जाता है। इसीलिए इस अध्याय से हम बैंक के व्यवहार का आपको बाकी का क्वेश्चन हल करने हैं, ऐसा ही बनेगा। ठीक है, उसके बाद इसमें जीएसटी जो बचता है 2-4, इसमें कुछ क्वेश्चन और है। जीएसटी के अलावा कुछ क्वेश्चन और है विविध करके, उसको मैं 2-3 क्वेश्चन और बताऊंगा आप लोगों को। मतलब एक क्लास और है इस अध्याय से, उसके बाद हम ये जो चैप्टर है क्लोज कर देंगे। उसके बाद हम अगला हम पढ़ेंगे अध्याय 5, विशेष उद्देश्य पुस्तकें या सहायक बहियां। ठीक है, आप लोग बना करके प्रैक्टिस करके देखें, वीडियो वॉच बार बार करें। बहुत ही व्यूज कम आ रहे हैं, पता नहीं आप लोग देख क्यों नहीं रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा है। आप लोग देखेंगे तभी समझ में आएगा। एक स्टूडेंट है जो इस क्लास में जो मुझे मैसेज करती है और क्वेश्चन बना करके भी दिखाती है, मैं बहुत ही खुश हूं उस स्टूडेंट से, और काफी अच्छा मेहनत करती है। तो मैं बाकी स्टूडेंट का भी ऐसा रिप्लाई आए देखना चाहता हूं। आप लोग जितना वॉच करेंगे वीडियो को उतना ही फायदा है, और कोई भी समस्या होती है तो मुझे कॉल या मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, तो इस क्लास में आज के लिए इतना ही।